अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तो मुझे एक बार बता दो, कंफर्म कर दो, शुरू करते हैं फिर। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज तो आ रही है। अब आवाज आ रही है आपको? ठीक है, वो थोड़ा कुछ पता नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, फिर मैंने दोबारा क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, चलो जी। सीपीसी में हमने कहाँ तक कर लिया था? ऑर्डर 4 तक कंप्लीट था, हमें आज ऑर्डर 5 से करना था ना। ऑर्डर 5 से मैं स्टार्ट करना था। तो देखो, अब ऑर्डर 5 क्या है? समन टू डिफेंडेंट, समन टू डिफेंडेंट, ऑर्डर 5। और एक ऑर्डर 16 भी है, वो है समन टू विटनेस। नॉर्मली और क्वेश्चन पूछता जाता तो ऑर्डर 5 से पूछता है, मगर कभी कभी इसका नाम पूछ देता है कि विटनेस को सम्मन किस ऑर्डर में दिया हुआ है। अब क्योंकि सम्मन टू डिपेंडेंट हमने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है ऑर्डर 5 में, तो कंफ्यूज हो गया, कभी कभी ऑर्डर 5 लगा देते हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। सॉरी, क्वेश्चन तो सही होता है, हमारा आंसर हो जाता है गलत। तो इसलिए याद रखना कि ऑर्डर 5 सिर्फ डिपेंडेंट को सम्मन की बात करता है, विटनेस को सम्मन की बात करता है, वो ऑर्डर 16 करता है। ये आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, या फिर यहीं पर ऑर्डर 5 पर ही लिख लो कि ऑर्डर 16 सम्मन टू विटनेस, तो उससे क्या है कि ये ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर का अपने आप याद आ जाएगा, आपके थोड़ा सही हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या कह रहा है इसका रूल 1, क्या कह रहा है? रूल 1 बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, सम्मन जाएगा तो कैसे जाएगा, कितने दिन में उसे फाइल करना है, वही तो बता रहा है ना। कह रहा है व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ सम्मन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस इफ एनी विद इन 30 डेज। तो क्या है, WS जो देनी हो कितने दिन में देनी है? 30 दिन के अंदर देनी है। आपको पता है ये रूल बहुत ज्यादा फेमस है। कितने दिन में होती है? 30 दिन में देनी होती है ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर 30 दिन में नहीं करी तो फिर इतना है कि उसे और आप ज्यादा दिन दे सकते हो, 90 दिन मैक्सिमम, 90 दिन मैक्सिमम दे सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। तो 30 दिन तो ये हो गए थे, और 30 दिन प्लस 60 डेज, तो 90 दिन है टोटल। आप 30 दिन से प्लस 90 मत कर देना, 120 हो जाएंगे। ये 30 प्लस 60 है। फ्रॉम द डेट ऑफ सम्मन से 90 दिन बोल रहा है, तो 30 दिन तो वाले इंक्लूड होगा जो मिलते हैं एज अ राइट, और प्लस 60 इक्वल टू 90, 90 दिन इन टोटल उसे आप डिफेंडेंट को मिलते हैं कि उसमें वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दे, डिफेंडेंट को जाता है। सिंपल सा रूल है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसका ही सब रूल 2 जो है उनका कह रहा है डिफेंडेंट जिसे सम्मन मिला वो कैसे आएगा? इन पर्सन आ जाए, है ना, बाय अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चन, प्लीडर के थ्रू आ जाए, है ना। और बाय अ प्लीडर कंप्लेंट बाय सम पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है सपोज करो, तो थर्ड पर्सन को भेज दे जो कि जानता हो उसके बारे में सब कुछ, है ना, उसके इसके बारे में आंसर वगैरह कर सके प्लीडर के साथ, उसको भेज दे।
कोई इशू नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन वगैरह का पूछता भी नहीं है वो, नॉर्मली आपसे अगर पूछेगा तो 30 दिन 90 दिन वाला रूल पूछ लेता है रूल 1 में। इंपॉर्टेंट इसका रूल 2 है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। इंपॉर्टेंट क्या, एवरी सम्मन शैल बी अकम्पेनिड बाय कॉपी ऑफ प्लेइंग। तो सम्मन के साथ ही, और आपने अगर प्रैक्टिस वगैरह कोर्ट वगैरह की प्रोसीडिंग देखी हो तो फिर आपको ये पता होगा कि इसके साथ हमेशा कॉपी ऑफ एक प्लेंट जाती है सम्मन, है ना। ये आप जरूर एक बार मतलब कि रूल 2 इसका इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कि सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी जाती है, कहाँ दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात, हम डिफेंडेंट को सम्मन कर रहे हैं तो वहीं कहीं दिया होगा, उसी ऑर्डर में होगा, ऑर्डर 5 में ही होगा। इसके रूल 2 में दे रखा है ना। एक ये इंपॉर्टेंट है। एक और मैं अगर देखूं तो इसका आप देखो, ये आप इसका देखो रूल 5 देखो आप इसका। रूल 2 में तो सिंपल सी बात कह रहा है कि सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी आएगी, ठीक है। रूल 5 और इसका एक है रूल 8। ये क्या कहता है देखो, एक बार देख लेते हैं। कहता कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सम्मन whether it shall be for the settlement of issue only or for the final disposal of the suit and the summon shall contain a direction accordingly। तो क्या है कि जब सम्मन आप भेजते हो ना तो उस पर आपको कोर्ट को लिखना पड़ता है कि ये सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए है, सेटलमेंट ऑफ इशू मतलब फ्रेमिंग ऑफ इशू को आप जो फ्रेम कर रहे हो उसमें ना, उसके लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए। फाइनल डिस्पोजल में ये होता है, अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए आप बुलाते हो तो उसमें ये होता है कि भैया एक काम करो, अपने विटनेस सब लेकर आना, जो जो एविडेंस है सब लेकर ही आना, एक बार में ही आपका कर देंगे, है ना। तो इसलिए ना क्या करते हैं, और ये जो और रूल 5 है ना, ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप ऑर्डर 15 देखोगे, ऑर्डर 15 जो है वहां पे क्या है, ऑर्डर में इधर का फर्स्ट हियरिंग पर जब मैटर को आपने डिस्पोज कर सकते हो, वो ऑर्डर 15 है। तो ऑर्डर 15 में फर्स्ट हियरिंग पे ही आपको अगर मैटर डिस्पोज करना है तो आप सम्मन कौन सा करते हो, सम्मन कौन सा करते हो आप, रूल 8 वाला करते हो। रूल 5 में तो उसे बताया तो उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी सम्मन में कि मैं आपको फ्रेम ऑफ इशू के लिए बुला रहा हूं या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए बुला रहा हूं, और उसी हिसाब से उस पर लिख देना है। मगर एक बार मान लो उसने मान लिया कि फाइनल डिस्पोजल के लिए बुला रहे हैं जी, है ना, ऑर्डर 15 के हिसाब से बुला रहे हैं, तो फर्स्ट हियरिंग पे डिस्पोज करेंगे पूरे केस को। ज्यादा बड़ा केस है नहीं, छोटा सा केस है, फर्स्ट हियरिंग पे डिस्पोज कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो रूल 8 का आप सम्मन उसको सेंड करते हो। क्या कह रहा देखो, कह रहा वेयर द सम्मन इज फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट इट शैल आल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस ऑल विटनेसेस। जो मैं आपको बता रहा था ना, सारे विटनेस ले आओ भैया जितने आपके पास है ना, अपॉन हुज एविडेंस ही इंटेंड टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। तो क्या करते हैं, हमें फर्स्ट हियरिंग पे ही डिस्पोज करना है किसको, ऑर्डर 15 वाला जो हमें करना है, तो उसके लिए हम रूल 8 का सम्मन भेजते हैं, और उसमें सिर्फ इतना लिखते हैं, सम्मन तो वही होता है, सिर्फ इतना लिख देते हैं कि अपने सारे एविडेंस लिया जिस पर आप रिलाई कर रहे हो, हम फर्स्ट हियरिंग पे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। एक चीज ये, तो रूल 8 आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट हियरिंग पर खत्म करना होता है तो कौन सा सम्मन जाता है, रूल 8 वाला जाता है ना। और रूल 5 तो बहुत सिंपल डिक्लेरेशन से दे रहा है ना कि आपको डिसाइड करना है कि आपको फर्स्ट हियरिंग पे डिस्पोज करना है केस को, या फिर आपको सिर्फ फ्रेम ऑफ इशू करना है। इशू फ्रेम करना है, सेटलमेंट ऑफ इशू करना है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल समझ जैसा आता है। अगर आपको डिस्पोज ऑफ फर्स्ट उस पर करना था तो आप सारे एविडेंस वगैरह ले आओ, है ना। एक ये इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आप देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसका रूल 9 देखो, इसका रूल 9 देखो, इसमें 3-4 रूल आपने देख लिया। रूल 1 में 30 दिन 60 दिन ला के 90 दिन हो रहे थे। रूल 2 में आपने देख लिया प्लेंट की कॉपी संग देनी पड़ेगी, है ना। रूल 5 में देख लिया कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कोर्ट को कि कौन सा सम्मन आप देना चाहते हो, और रूल 8 में देख लिया कि फर्स्ट हियरिंग का डिस्पोज ऑफ करना है तो सम्मन में लिखना पड़ेगा सारे एविडेंस लेकर आओ, ठीक है। अब मान लो कि यहां तक तो था सम्मन कैसे जाएगा, अब रूल 9 आपको बताएगा सम्मन कैसे उस पर पहुंचेगा। वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, है ना, इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, वहीं रहता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और हैज एन एजेंट रेजिडेंट विद इन द जुडिक्शन हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द सम्मन। वो आदमी रहता है, उसका कोई एजेंट वगैरह वहां रहता है ना। द सम्मन शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी डिलीवर्ड और सेंट ईदर टू द प्रॉपर ऑफिस टू बी सर्व्ड बाय हिम और वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट और टू सच कुरियर सर्विस
एज आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो वही बात है, आप मतलब कि प्रॉपर ऑफिस के थ्रू भेज दीजिए, कोरियर से भेज दीजिए जो अप्रूव वगैरह हो रखा है, जैसे हम लोग करते हैं स्पीड पोस्ट से भेज देते हैं कोर्ट में, है ना, रजिस्टर्ड एडी से भेज देते हैं, भेजते हैं ना। तो वो जो रूल लाइन में नॉर्मल सम्मन की बात करता है, नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे, है ना। एक दस्ती सम्मन होता है, एक होता है दस्ती सम्मन, कभी सुना आपने? इसका रूल 9 है, देखो आप कभी सुना हो आपने? एक दस्ती सम्मन होता है, दस्ती सम्मन होता है इन पर्सन, मतलब मान लीजिए कि क्या है कि हम कोरियर कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है ना। तो क्या करते हैं, प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन देता है कि सर एक काम करो, आप ना मेरे को हाथ में दे दो, मैं खुद जाके डिफेंडेंट को दे दूंगा, उसको बोलते हैं दस्ती सम्मन। रूल 9 है दस्ती सम्मन का, कभी कोई पूछ दे आपसे तो कोर्ट क्या कह रहा है, रूल 9 कह रहा है कि द कोर्ट में in addition to the service of summon under rule 9 on the application of the plaintiff for the issue of summon for the appearance of the defendant, permit plaintiff for the issue of summon permit such plaintiff to effect service of summon on such defendant and shall in such a case deliver the summon to such plaintiff for service। तो क्या करेगा, सम्मन को दे देगा प्लेंटिफ के हाथ में, सम्मन दे देगा प्लेंटिफ के हाथ में, ये लो भैया इसको खुद जाके इन पर्सन आप डिलीवर करते, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ दे बाई चांस कि दस्ती सम्मन प्लेंटिफ को जो इन पर्सन सम्मन दिया था वो किस में है, तो रूल 9A। नॉर्मल सम्मन किस में है, 9, और ये 9A में। जितने तरीके हैं डिलीवर करने के सम्मन को एक बार इस लाइन से पढ़ ले, अगर मान लो कि एक 9 है, ये सिंपल है, आपने सीधे रजिस्टर्ड डाक से, एडी से, कोरियर से भेज दिया आपने, है ना, और या फिर दस्ती 9A में कर दिया। एक देखो, एक ये देखो, आप इसी का ना आगे बढ़ो, रूल 20 देखो, आप इसके साथ ही पढ़ो, इसका ना रूल 20 देखो आप क्या कह रहा है। रूल 20 कह रहा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, पूछ देता कभी कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहां पर है। अब सब्स्टिट्यूट सर्विस कब कराओगे आप, मान लो कि हमने कोरियर से भेजा, नहीं मिल रहा, दस्ती लेके गए, नहीं मिल रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी तरीके से इफेक्टिव सर्विस नहीं करा पा रहे, उस पर नोटिस नहीं पहुंच रहा है ना, सम्मन नहीं पहुंच रहा है, तो क्या सब्स्टिट्यूट सर्विस करवाएंगे। सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या, घर पर चस्पा करवा देंगे, आपने सुना हो कभी, है ना, एफिक्स करवा देते हैं घर के बाहर, कोर्ट रूम के बाहर एक लगा देते हैं सब्स्टिट्यूट सर्विस, अगर आपको पता हो तो क्या कह रहा है, कह रहा वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग सर्विस। तो कह रहा है कि डिफेंडेंट क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है सर्विस को, है ना, अवॉइड कर रहा है सर्विस को, और दैट फॉर एनी अदर रीजन द सम्मन्स कैन नॉट बी सर्व्ड इन द ऑर्डिनरी वे, और या फिर ऑर्डिनरी तरीके से जो 9 और 9A के जो तरीके हैं उससे वहां पे सर्विस हो नहीं पा रही है, ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या करा जाए, फिर करना तो है ही हमको। कह रहा है कि द कोर्ट शैल ऑर्डर द सम्मन टू बी सर्व्ड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयरऑफ इन सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस इन द कोर्ट हाउस। तो क्या करेगा, एक कॉपी उसकी कोर्ट हाउस में कहीं पर लगा देगा, ऐसी मतलब पब्लिक टाइप की जगह पर लगा देगा, एंड ऑल्सो अपॉन सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस of the in which the defendant is known to have last reside or carried on business or personally worked on it। तो जहां पर मान लो मतलब रहता है, रिसाइड करता है या वर्क करता है ना, या बिजनेस करता है, वहां पर एक कॉपी वहां जाके हम एफिक्स कर देंगे, ठीक है, एक कॉपी वहां पे क्या करेंगे हम एफिक्स कर देंगे, चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे वहां पर कि ऐसे ऐसे भैया कोर्ट का ये सम्मन है, 20 तारीख को यहाँ पहुंच जाए। और जब ये अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया है, या और देखो इसमें 1A में एक और चीज बता रहा है, 1A में एक और चीज बता रहा है, कह रहा है कि वेयर द कोर्ट एक्टिंग ऑर्डर सर्विस बाय एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर शैल बी डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द लोकेलिटी। तो एक न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं अगर चाहे तो, सब्स्टिट्यूटेड है ना, घर पे चिपका दो, कोर्ट में चिपका दो, और एक न्यूज़पेपर में निकलवा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि वैसे नहीं मिल रहा था, ऐसे तो माना जाएगा, और हम इसको क्या मान लेंगे, इफेक्टिव सर्विस मान लेंगे, और फिर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसे माना जाएगा जैसे हमने उसके हाथ में पर्सनली दिया था, जिसका क्लॉज 2 देख भी रहे हो आप। कह रहा सर्विस सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ इट हैज बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली, जैसे कि अपने डिफेंडेंट को पर्सनली वहां पर सर्विस कराई है, ये मान लिया जाएगा। ये होता है सब्स्टिट्यूटेड का इफेक्ट। तो हमने देखो 9 देख लिया, अब एक जब भी पढ़ना ना सर्विस के बारे में,
9 पढ़ो, 9A पढ़ो, 20 पढ़ो, एक साथ पढ़ो इसको। ये एक सिंपल सर्विस है, ये दस्ती है, ये सब्स्टिट्यूटेड है। और कभी कभी ये पूछता है आपसे कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का कहाँ है, तो ऑर्डर 5 रूल 20, ऑर्डर 5 रूल 20 इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो बेसिक अगर आप देखो एक बार, इधर अगर आप देखो जैसे 15 देखो, 15 में क्या कह रहा है, 15 देखो एक बार क्या कह रहा है कि वेयर इन एनी सूट ऑफ द डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस ऑफ समवन इज शॉट टू बी अफेक्टेड ऑन हिम एट हिज रेजिडेंस एंड देयर इज no likelihood of being found at the residence within a reasonable time and he has no agent empowered to accept service of someone on his behalf. Service may be made on any adult member of the family whether male or female who is residing with him. तो 15 में भी देखो ये ऐसे रूल तो नहीं पूछेगा, और एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि आप उसके किसी भी एडल्ट मेंबर को, घर का कोई एडल्ट मेंबर है ना, घर का अगर कोई एडल्ट मेंबर है, और इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी को भी आप दे सकते हो। क्रिमिनल में आपने देखा होगा सिर्फ मेल को देना था, अगर क्रिमिनल अगर आपको सीआरपीसी का याद आ रहा हो, वहां पर ना सिर्फ मेल को देना था, फीमेल को नहीं देना था, एडल्ट मेल मेंबर था। सिविल में मेल फीमेल दोनों को ले रहा है, मगर वहां भी सर्वेंट इंक्लूड नहीं था फैमिली मेंबर में, यहाँ भी सर्वेंट इंक्लूड नहीं है। याद रखना सर्वेंट एक्सक्लूड है फैमिली मेंबर से, और वैसे भी ठीक है सर्वेंट फैमिली में तो नहीं आता, तो उसे यहाँ पर भी बाहर रखा गया, ठीक है ना। और इसमें आपके लिए देखता हूँ इस ऑर्डर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई भी रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 4-5 रूल यही इंपॉर्टेंट थे। ऑर्डर 5 डिफेंडेंट को सर्विस की बात करता है, 1 2 ऑर्डर आपका 5 8 9 रूल 9A 20 15 में जैसे मैंने आपको बताई दिया एक वो चीज हो गई, तो सिंपल सी चीजें थी, है ना। ऑर्डर 6 देखते हैं, ऑर्डर 6 देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर 5 हो गया, और इसके साथ अगर ऑर्डर 16 अगर आपको देखना हो तो एक बार देख लो, वैसे वहां से क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, और फिर भी देखने में जा क्या रहा है। मैं एक बार ऑर्डर 16 देख लेता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो, है ना, कोई रूल से जैसे कुछ पूछता हो। इसमें ना एक बार अगर ऑर्डर 16 देखो, पहले आप ये ऑर्डर 16 देख लो एक बार, क्योंकि फिर ये ना खत्म हो जाएगा सम्मन वाला कॉन्सेप्ट ना। वहां पर डिफेंडेंट को करते हैं, यहाँ कर रहे हैं हम किसको, विटनेस को। इसका देखो रूल 7A देखो, जो हम वहां 9A में देख रहे थे ऑर्डर 5 में, ऑर्डर 5 में रूल 9A में देख रहे थे, दस्ती देख रहे थे, वही 7 है दस्ती। यहाँ भी क्या कर रहे हो आप, प्लेंटिफ को पकड़ा दे रहे हो कि लेके भैया जाओ, उसे आप दस्ती सर्विस सम्मन कर देना, एक ये इंपॉर्टेंट है। और इसका रूल 12 अगर आप देखो, रूल 12 देखो कि अगर विटनेस फेल करता है अपीयर होने में ना, तो सम्मन मिल गया और वो फेल करता है तो 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। वैसे पूछता तो नहीं है ये, नॉर्मली उसमें क्वेश्चन पूछना होता है, ज्यादातर तो पूछता है, मोस्ट प्रोबेबली कि ये पूछता है कि अगर मान लीजिए उसको विटनेस को सम्मन करना हो तो उसका ऑर्डर कौन सा है, प्रोविजन कहाँ है, तो ऑर्डर 16 है। मगर बाई चांस अगर पूछ ले कि मान लीजिए अगर कोई विटनेस अपीयर नहीं हो रहा, फेल कर गया आने में ना, तो उस पर कितना जुर्माना लगा सकते हैं, मतलब 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ये चीज आप रूल 12 में एक बार देख लेना, अगर पूछता है तो 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और तो सच इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जहां से कुछ पूछता हो। एक रूल 14 देख लो आप, जो मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा। कह रहा है कि कोर्ट ना खुद भी किसी को बुला सकती है स्ट्रेंजर टू सूट। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, बिल्कुल जैसे मान लो मैं हूँ, एक सिविल केस कहीं चल रहा है, मैं उस पार्टी में ना मुझे लेना ना देना, मगर कोर्ट को अगर लगता है इसमें कुछ है, इन भाई साहब से कुछ पूछा जाना चाहिए, कोर्ट मुझे रूल 14 में भी सम्मन देकर बुला सकती है। बिल्कुल ऐसे समझो ना जैसे कौन है,
हम सीआरपीसी में पढ़ रहे थे ना 313 में आज, सॉरी 313 बोल रहा हूँ, 311 में आज पढ़ रहे थे। 311 सीआरपीसी में क्रिमिनल में क्या था, कोर्ट किसी को भी बुला सकती है सम्मन देके ना, विटनेस को जिसका नाम नहीं है लिस्ट में, या कोर्ट को बस लगता है कि हाँ इसको बुलाना थोड़ा ठीक रहेगा, जरूरत है तो बुला लेगी। ऐसे यहाँ का रूल 14 है, यहाँ पर भी बुला लेगी। बाकी ऐसा जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 क्या कह रहा है, प्लीडिंग। अब प्लीडिंग मतलब कि प्लीडिंग में आपका प्लेंट भी आ जाता है, प्लेंट में जो लिखते हो वही प्लीडिंग है, रिटर्न स्टेट में लिखते हो वही प्लीडिंग है, सब कुछ प्लीडिंग है ना। तो उसके अलग अलग ऑर्डर है, 7 में ऐसे प्लेंट आ जाएगा, 8 में से रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। ये प्लीडिंग की जनरल की बात है। तो इसने यहाँ पे देखो रूल 1 में ही लिख दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे थे, इतना आसान है। प्लीडिंग में क्या आता है, तो प्लेंट आता है और रिटर्न स्टेटमेंट आता है, WS आता है ना। अब वैसे तो प्लीडिंग में देखो क्या क्या आता है, रेप्लीकेशन भी आता है, रिजॉइंडर भी आता है ना। मगर जब आपसे पेपर में पूछे तो आपको बेरेट से बाहर कुछ नहीं छेड़ना। अगर वो पूछेगा तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट प्लीडिंग में आने को तो रिजॉइंडर भी आता है, रेप्लीकेशन भी आता है, मगर यहां पर हमारे लिए क्या है, सिर्फ कितना आता है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन रूल 1 में, है ना। अब देखो रूल 2 से भी क्वेश्चन बनाता है। क्या कह रहा है कि एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ अ मटेरियल फैक्ट ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग relies on his claim of defense as the case may, but no evidence by which they are to be proved. Important है, आप प्लीडिंग में क्या लिखो, स्टेटमेंट लिखो, मगर एविडेंस मत लिखिए आप, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का कभी पूछ देता है आपसे। आप मटेरियल फैक्ट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, सब लिखिए, मगर आप उसमें क्या नहीं लिखोगे, आप एविडेंस नहीं लिखोगे। एविडेंस तो बात की बात है ना, अभी तो अपनी बात रख रहे हो। अब उस बात को रखने के लिए क्या एविडेंस हो तो बाद में आएगा, अभी नहीं। तो प्लीडिंग में आप एविडेंस में नहीं क्या बताएं लोग, अच्छा ये है मेरे पास, ये मैं इससे ये प्रूव कर दूंगा, मैं उससे वो प्रूव कर दूंगा, तो वो काम नहीं करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है पीटी में कि आप प्लेंट में रिटर्न स्टेटमेंट किसमें प्लीडिंग में क्या लिख सकते हैं, तो आप कंसाइज फॉर्म में स्टेटमेंट वगैरह लिखिए, मगर वहां पर आप क्या नहीं लिखोगे, आप एविडेंस नहीं लिखोगे, पूछता है ना। और देखो जो इसका रूल 3 है, आप देखो इसका सब रूल 3 देखो आप, रूल 2 का ही सब रूल 3 कह रहा हूं। देखो आप कह रहा है डेट्स सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। मतलब कि अगर आपने लिखा 20,000 रुपए तो आपको इसमें वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा 20,000 रुपीज, है ना। ये भी पूछा हुआ है कि जब भी कोई मतलब कि नंबर है, डेट है, पैसा है, सम्स वगैरह कुछ भी ऐसा लिख रहे हो तो आप वर्ड में और उसमें दोनों में लिखोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा हुआ है रूल 2 में। तो रूल 2 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको एविडेंस नहीं लिखना है, ये याद रखना है, और जो भी वर्ड और जो भी नंबर में लिखोगे वो आप किसमें लिखोगे, वर्ड्स में भी लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका अगर देखा जाए तो 14A थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, एड्रेस वगैरह के लिए 14A इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वैसे पूछता तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेने में क्या जा रहा है। कह रहा है कि एवरी प्लीडिंग व्हेन फाइल्ड बाय अ पार्टी shall be accompanied by a statement in prescribed form signed and provided in Rule 14 regarding the address of a party। तो आप एड्रेस भी उसमें लिखोगे, है ना। और जब आप ना अगर मान लीजिए 2 साल के अंदर कोई भी चेंज किया है ना, देखो इसका 3 देखो आप, द एड्रेस फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट मेड अंडर सब रूल 1 shall be called the registered address of the party and until duly changed as aforesaid be deemed to be the address of the party for the purpose of service of all process in the suit or in any appeal from any decree or order therein made or for the purpose of execution and shall hold good subject as aforesaid for a period of 2 years। तो ये कह रहा है एक बार आपने एड्रेस दे दिया, एक बार कोई एड्रेस दे दिया, उसके बाद वो मैटर चला है, उसके बाद वो खत्म हो गया तो एग्जीक्यूशन में जाना है, अपील में जाना है, यहाँ जाना वहां जाना है, उन सब के लिए वो एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा और 2 साल तक 2 ईयर तक वो आपका क्या बोलते हैं, एक
अच्छा एड्रेस माना जाएगा, प्रॉपर एड्रेस माना जाएगा, जहां पर वो सर्विस करा सकते, 2 साल तक आप करा सकते। ठीक है ना, ये इसमें याद रखिएगा। और देखो इसमें अगर आप इसका रूल 5 देखो कि आपका अगर एड्रेस सही नहीं है उसका नुकसान क्या होता है। अगर एड्रेस सही नहीं है तो क्या नुकसान होता है आपका, कह रहा है कि वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ पार्टी इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट, फॉल्स ऑफ फिक्टिशियस, फिक्टिशियस तो मतलब झूठा है, ये है वो है, कुछ आपने गलत लिख दिया, तो क्या कर सकता है कि इन द केस वेयर सच रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय प्लेंटिफ, स्टे ऑफ द सूट। मान लीजिए अगर मैंने अपना एड्रेस, जो प्लेंटिफ है उसी ने अपना एड्रेस गलत दिया है, तो मेरे केस को क्या कर देगा, स्टे कर देगा। तो स्टे का मतलब क्या है, मेरा नुकसान है ना इसमें, भाई मेरा मैटर चलना चाहिए था, रुक गया। और इन केस वेयर सच रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय डिफेंडेंट, हिज डिफेंस भी स्ट्रक आउट। अगर डिफेंडेंट ने अगर गलत दिया है तो इसका क्या होगा, इसका डिफेंस स्ट्रक आउट हो जाएगा, मतलब इसको डिफेंस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसका डिफेंस क्लोज मान लिया जाएगा इसके डिफेंस को, तो इसको बिना सुने ही काम करने लगेंगे। समझ रहे हो, इसलिए सही एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए हो कि जब भी आप करो उसमें सही एड्रेस दो। आपने नहीं दिया तो आपका, अगर आप प्लेंटिफ हो तो स्टे हो जाएगा, और डिफेंडेंट हो तो आपका डिफेंस स्ट्रक आउट हो जाएगा, है ना। और सही एड्रेस में दे दो तो आपका फिर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा, वो जो ऑर्डर दिया था वो सेटिस्फाइड कर देंगे। तो ये तो होता ही, आप जानते ही होंगे, है ना। एक चीज ये समझ लो, एक देखो रूल 15 देखो, आपने कभी अगर कोई मैटर किया हो कोर्ट वगैरह में, तो आप बात बहुत अच्छे समझोगे, आप कुछ भी देते हो ना, कुछ भी देते हो तो क्या करते हो, उसे वेरीफाई करते हो, एफिडेविट देते हो, ये करते हो, वेरीफाई करते नहीं करते हो, है ना। देखो इसका रूल 15 का सब रूल 4 देखो आप क्या कह रहा है, देखो कह रहा द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि आप प्लीडिंग के साथ एफिडेविट भी दोगे जो वेरीफाई कर रहे हो, तो कहां दिया हुआ है, रूल 15 क्लॉज 4, सॉरी रूल 15 सब रूल 4 में दिया हुआ है। ठीक है, पहले ऊपर भी देख लो कि आपको वेरीफाई करना है, क्या कह रहा है देखो, क्या सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पर्सन प्लीडिंग और बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। तो वही जब आप अपने प्लेन या रिटन स्टेटमेंट तय करते हो, लास्ट में पार्टी के साइन कराते हो ना, ये वेरिफिकेशन है ना। और क्या है, द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाई ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाई अपॉन इन्फॉर्मेशन। तो आपने देखा वेरिफिकेशन का एक कॉलम बनाते हो कि ये पैराग्राफ से ये पैराग्राफ तक मेरी नॉलेज में है, ये पैराग्राफ से ये पैराग्राफ तक ट्रू है, मुझे पता है, तो वो वेरिफिकेशन ना, ये रूल 15 की वजह से आप प्लीडिंग में, प्लेन रिटन स्टेटमेंट में लिखवाते हो और उसको फिर एफिडेविट से प्रूव करते हो, वो आपने क्लॉज 4 में दे दिया, है ना। तो ये यहां से आता है रूल 15, याद रखना, ऑर्डर 6 रूल 15 वेरिफिकेशन एफिडेविट, ऐसे याद रखा करो आप। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, आपने सुना ही होगा। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग क्या है, तो भैया मैंने अभी कुछ दिया, मैं इसमें कुछ जोड़ घटा करना चाहता हूँ, कुछ जोड़ना चाहता हूँ, कुछ हटाना चाहता हूँ, अमेंड करना चाहता हूँ। तो अमेंडमेंट के लिए क्या क्या इन्होंने दिया है, कब अमेंड कर सकते हो, क्या अमेंड कर सकते हो। देखो बेसिक चीज समझ लो, अमेंड क्या नहीं कर सकते हो, आप कॉन्ट्रेरी अमेंड नहीं कर सकते, है ना, इनकंसिस्टेंट अमेंड नहीं कर सकते, है ना, नॉर्मली ये अमेंड नहीं कर सकते, या फिर जिससे मान लो कि पूरे सूट का नेचर ही चेंज हो जाए, सूट का नेचर ही पूरा चेंज हो जाए, वो अमेंड नहीं कर सकते। भाई सही बात है, आज मैं कह रहा हूं कि काला रंग है, कल मैं अमेंड करके बोलूंगा नहीं ये सफेद रंग है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप अमेंड कर सकते हो अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए, या कुछ रह गया थोड़ा सा बताने के लिए, मगर आप उनको इनकंसिस्टेंट अमेंड करने लग जाओ, कॉन्ट्ररी उसे बताने लगो, वो थोड़ा पॉसिबल है कि नहीं। तो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। ठीक है, ठीक है,
क्या कह रहा था, कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ ईदर पार्टी टू ऑल्टर, है ना, एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बोल रहा है, अलाउ द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ ईदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स इन सच मैनर and on such term as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियल क्वेश्चन, है ना, इन कॉन्ट्रोवर्सी। पार्टी के बीच में ना रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी को समझने के लिए, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी अमेंड करिए, कोई इशू नहीं है। और करने के लिए आप कुछ भी अमेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या अमेंड नहीं करना है, इनकंसिस्टेंट नहीं करना है, कॉन्ट्रेरी नहीं करना है, सूट का पूरा नेचर चेंज हो जाए, ऐसा कोई अमेंडमेंट उसमें नहीं करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कहाँ दी है, तो रूल 17 में दिया, ऑर्डर 6 रूल 17 में दिया है। फिर पूछता है किस लिए कर सकते हैं, रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी को के लिए कर सकते हैं। ये आपने वर्ड पकड़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। और किस स्टेज पे कर सकते हैं, एनी स्टेज, ऊपर ही देखो लिखा है एनी स्टेज, है ना, किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं, मगर नीचे प्रोवाइजो दिया है। और प्रोवाइजो देखो क्या कह रहा है, कह रहा प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर ट्रायल हैज बीन कमेंस्ड। मतलब वैसे तो कह रहा था किसी भी स्टेज पे, आप कह रहा है कि ट्रायल के बाद नहीं आप अमेंड कर पाओगे प्रोवाइजो देके, अनलेस, जब तक कि द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। तो आपको ट्रायल के बाद अगर अमेंडमेंट करना, तो आप पर थोड़ा सा ना बर्डन और बढ़ गया, थोड़ा टफ हो गया अमेंड करना। कर तो सकते हैं, मगर करने के लिए आपको कोर्ट को ये समझाना पड़ेगा कि मैं पूरी ड्यू डिलिजेंस अपनाने के बाद भी ये चीज मुझे पता नहीं थी, मैं उठा नहीं पाया, मेरी जानने में थी नहीं ये बात, इसलिए मैं कोर्ट का वो लेकर नहीं आ पाया, और अब मुझे बात पता लगी है तो मैं अमेंड करना चाहूँ। तो नॉर्मली अगर पूछे आपसे किस स्टेज पे आप कर सकते हो, तो आप बोलोगे एनी स्टेज कर सकते हो अमेंड। बट ट्रायल पे करने के लिए थोड़ा सा ना इसे डिफिकल्ट बना दिया, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर, अब क्योंकि ट्रायल देखो एक फाइनल स्टेज है, ठीक है, वहां पे आप अमेंड करना चाहते हो तो थोड़ा तो कोर्ट को भी देखना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हें पहले नहीं पता था क्या, पहले पता था, पहले लेके आना चाहिए था, और आपने वो सेटिस्फाई कर दिया कि सर मुझे नहीं पहले पता था, मुझे अभी पता, आई एम सो सॉरी, मुझे अभी पता था, चलो भाई ठीक है, तो फिर अब इतनी बात है, बोलिए ये है 17, ठीक है। और इसका ऊपर अब रूल 16 देख लो, अमेंड वमेंड आपने देख लिया ना। अमेंड कौन कर रहा था, पार्टी एप्लीकेशन लगा रही थी कि सर मुझे अपनी प्लीडिंग अमेंड कर, है ना। मगर अब देखो रूल 16 क्या कह रहा है, कोर्ट हटा रहा है उसकी प्लीडिंग में से चीजों को, कोर्ट हटा रहा है। क्या हटा रहा है, कह रहा था कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग। तो वो कह रहा है चाहे कोर्ट अपनी मर्जी से अमेंड करवा सकता है, स्ट्रक आउट कर सकता है, विच में बी अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलस, वेक्सेसियस। वही है कि मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं जो स्कैंडलस है, फ्रिवलस है, तो कोर्ट को अगर दिख रहा है, कोर्ट उसमें से खुद अपने ऑर्डर सेट कर सकता है। और या फिर विच में टेंड टू प्रिजुडाइज, एम्बेरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, सही बात, उसे भी उठवा सकता है। और विच इज अदरवाइज एन एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट के प्रोसेस को एब्यूज अगर करना है तो भी कोर्ट क्या कर सकता है, हटा सकता है ना। तो देखो 16 में क्या कर रहा है, खुद हटा रहा है, 16 में खुद हटा रहा है, और 17 में क्या कर रहा था कि अमेंड की परमिशन दे रहा था। इतना ही तो है बस, है ना। तो 17 समझते हो, 16 ज्यादा समझ में आ रहा होगा आपको, आई बात समझ में। ये हो गया आपको ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 में मेन मुद्दा आपको क्या समझ में आया, प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट आती है। रूल 2 में कहा कि आप स्टेटमेंट लिखो, आप उसमें एविडेंस मत लिखो, है ना। डेट, सम वगैरह, फिगर वगैरह तो नंबर में लिख रहे हो तो उसमें भी लिखो, क्या बोलते हैं, फिगर में भी लिखो, वर्ड्स में भी लिखो, सॉरी, है ना। और फिर एड्रेस वगैरह 14A, एड्रेस अगर आपको देना है, जरूर तो नहीं दोगे तो क्या होगा, प्लेंटी को तो स्टे हो जाएगा, डिफेंडेंट को तो स्ट्राइक आउट हो जाएगा आपका डिफेंस, है ना।
फिर अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट ठीक है, हम करा देंगे। किस लिए करा था? रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी निकालने के लिए। किसी भी स्टेज पर कर सकते हो तुम। और ट्रायल पे अगर करना है तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये चलो ड्यू डिलीजेंस की वजह, मुझे नहीं पता था इससे पहले कभी, अभी भी पता लगा है सर, आप एक बार इसे अमेंड कर लेते। और 16 मैंने आपको बता दिया। कोर्ट को अगर लगता है फ्रिवलेस है, स्कैंडलस है, प्रिजुडाइज कर रहा है, डिले करेगा, एब्यूज ऑफ प्रोसेस है, कहेगा भैया इसे निकालो, इस चीज को बाहर निकालो करेगा, तो वो चाहे तो करवा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? प्लीडिंग का ये समझ में आया आपको? बहुत दिनों से सीपीसी अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही है क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखते हैं ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 है प्लेंट। अब हमने प्लीडिंग पढ़ लिया, जनरल रूल क्या होते हैं प्लीडिंग के। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेंट, और अगला इससे ऑर्डर 8 पढ़ेंगे हम, रिटन स्टेट, है ना। चलो अब देखो प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं चलो प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए ना। देखो प्लेंट में क्या होना चाहिए। पहला ही रूल 1 कह रहा है आपको कि प्लेंट के पर्टिकुलर क्या होने चाहिए। प्लेंट में आप लिखोगे क्या क्या, ये सवाल उठाया इसने कि रूल 1 में प्लेंट में आप क्या क्या लिखोगे। तो कह रहा है कि नेम ऑफ द कोर्ट लिखिए, है ना, प्लेंटिफ का एड्रेस, नाम, डिस्क्रिप्शन लिखिए, डिफेंडेंट का नाम, एड्रेस वगैरह लिखिए, है ना। माइनर है तो ये बात लिखिए कि भैया माइनर है ना, अनसाउंड माइंड है, ये बात लिखिए। कॉज ऑफ एक्शन लिखिए, और जुडिक्शन आपका कैसे बनना है इस कोर्ट का ये लिखिए। रिलीफ तो आपको बहुत जरूरी है कि आप भाई क्या रिलीफ मांग रहे हो, है ना। और अगर कोई सेट ऑफ कर रहे हो, कोई ऐसा कर रहे हो, तो वो बात आप उसमें लिखिए। सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है, कोर्ट फी वगैरह आपने पे कर दी है, पे कर रहे हो, वो लिखिए। तो ये सब चीजें तो आप भी जानते हो प्लेंट में क्या क्या लिखा जाता है ना। ये सब लिखना रूल 1 बता रहा है पर्टिकुलर्स के आखिर प्लेंट में आखिर होगा क्या क्या, प्लेंट में क्या होगा, ये रूल 1 कहता है। बेसिक रिलीफ क्या है, कैसे आपका कॉज ऑफ एक्शन बना, कैसे जुडिक्शन बना, क्या कोर्ट फी दे रहे हो, है ना, क्या आप मांग रहे हो, क्या नाम तुम्हारा है, क्या नाम डिफेंडेंट का, सब लिखो इसमें, ठीक है जी। देखो रूल 2 देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है। देखो रूल 2 इतनी अच्छी बात कह रहा है वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। तो आप प्रिसाइजली अमाउंट क्लेम जो है, अगर आप रिकवरी की बात करें तो पैसा लिखिए कि भाई मैं 5 लाख मांग रहा हूँ, 10 लाख मांग रहा हूँ, ऐसा लिखिएगा उसमें, है ना। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका वो, ये रूल 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। इसका रिटर्न ऑफ प्लेंट देख लो आप, रूल 10, रूल 10 इंपॉर्टेंट है आपका, रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो आप प्लेंट लेके गए, है ना, आप प्लेंट लेके गए और प्लेंट क्या है वापस कर दी कोर्ट में। क्या रीजन हो सकते हैं कोर्ट प्लेंट वापस करेगी, एक बार देख लेते हैं, पता लग जाएगा क्या रीजन है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10 द प्लेंट सेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। देखो इंपॉर्टेंट है, एनी स्टेज पे कर रहा है ये, एनी स्टेज ऑफ द सूट द रिटर्न टू प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मतलब ये है कि आप गलत जगह पर प्लेंट लेके पहुंच गए हो, जुडिक्शन किसी और तक पहुंच नहीं गए, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे रिटर्न कर देगा कि आप वहां जाइए जहां पर ये होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सही बात है ना। मान लो जाना था रमेश के पास, पहुंच गए सुरेश के पास, सुरेश क्या कहेगा, भैया आप गलत दागोगे पर जाओ रमेश के पास, ये तो कहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट वैसे रूल है, याद रखना, रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 10, 7-10 बोलते हैं, तो वापस कर देगा। देखो इसका 7-10 का सब रूल 2 क्या कह रहा है
कह रहा है ऑन रिटर्निंग अ प्लेन द जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटेड एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर। तो ठीक है, वो उस पर जो कॉपी पहुंची उस पर क्या करेगा, एंडोर्स कर देगा। एंडोर्स मतलब लिख देगा, एंडोर्स कर देगा, लिख देगा कि भैया इस डेट को मेरे पास ये आई थी, इस डेट को वापस कर रहा हूँ, ये व्यक्ति था जिसने ये दी थी, है ना, और ये रीजन है कि मैं यहाँ से वापस कर रहा हूँ। ये तो कॉमन सेंस की बात है, खाली तो मुंह से बोल देगा, कोई मानेगा कैसे तुम वहां गए थे लेके। ठीक है, ये बात सुनना आती है। अब देखो 10 से क्या कह रहा है, आप गए थे वहां से वो रिटर्न कर रहा था, है ना, ये तो कह रहा था। अब देखो 10 एस में एक बात और कहता है रिटर्न ऑफ क्लेम, कह रहा है वेयर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड। तो क्या हुआ, आपने सूट फाइल किया, उसके बाद सम्मन हुए, डिफेंडेंट आ गया, है ना, डिफेंडेंट आ गया, है ना। अब ये मैटर यहां तक स्टेज इतनी आगे बढ़ गई है, डिफेंडेंट आ गया, अब यहां पर कहीं पर कोर्ट को लगा यार मुझे तो रिटर्न करनी है, किसी भी स्टेज पे तो कर ही सकते हैं, तो पता लगी गया हमें। तो डिफेंडेंट आ गया, उसके बाद कोर्ट को लगा मुझे रिटर्न करनी है, मेरे पास तो जुडिक्शन नहीं। इसके बाद अगर चाहे तो कोर्ट क्या कर सकता है, देखो द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द प्लेंट शुड बी रिटर्न, इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ। तो क्या करता है, द सेम है, एक बार अगर डिफेंडेंट आ गया तो उसे बताता है, इंटीमेट करता है, उससे बताता कि भैया देखो मैं ना अब रिटर्न करने वाला हूँ उस प्लेंट को, है ना। तो प्लेंटिफ क्या करेगा, अब जब उसे पता लगेगा तो वो कहेगा भैया एक काम करो जज साहब, प्लेंटिफ को ये बात पता लगी कि अब ये जज साहब रिटर्न करने वाला, कहेगा अब आप ही मुझे बता दो कि मैं इसे कहाँ ले जाऊं, है ना। है ना, तो क्या करेगा प्लेंट, उससे कहेगा कि एप्लीकेशन लगाएगा जज साहब का कि आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ इसे भेजना चाहते हो। तो बताएंगे कि तुम्हें ना एक्चुअली में रमेश के पास जाना है, तुम्हें जाना है रमेश के पास। तो प्लेंटिफ कहेगा एक काम करो, एक तो आपने बता दिया रमेश में आना, एक काम करो डेट भी फिक्स कर दो, है ना। तो मान लो कि उसने कर दिया कि ठीक है 5 मार्च को रमेश के पास पहुंच जाना, कोर्ट कर रहा है सब कुछ, है ना। और क्या कह रहा है फिर प्लेंटिफ कहेगा काम करो इसको मुझे नोटिस भी दे दो, तो उसे नोटिस भी दे देगा, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को कोर्ट क्या करेगा, नोटिस भी दे देगा। ये एप्लीकेशन लगाएगा, मतलब कि सर आप ही मुझे बता दो कहाँ जाना है और एक डेट फिक्स कर दो और मुझे और डिफेंडेंट को नोटिस भी दे दो, हम भैया दोनों जने पहुंच जाएंगे जिनके पास आप कहोगे, जब कहोगे वहां चले। और जब ये वो लगाएगा तो कोर्ट क्या करेगा, एक डेट फिक्स करके दे देगा 5 मार्च की, और नोटिस पकड़ा देगा 5 मार्च को दोनों जने रमेश क्या पहुंच जाना चुपचाप एकदम। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, कोई ऐसी कोई इशू नहीं है इसमें। वो तब है, मगर ये सब तब है जब डिफेंडेंट अपीयर हो गया है ना, डिफेंडेंट अपीयर हो गया। अगर उससे पहले रिटर्न कर रहा है तो रूल 10 ही लग जाएगा ना, तो सीधे सीधे बोल देगा जाओ तुम अपना कहीं जाके उस भाई कहीं भी चले जाओ, वहां जाओ जहां आपको ठीक लगे वहां चले जाओ। और 10 भी कह रहा है, इसका रूल 10 भी कह रहा है कि ये जो है ना, अपीलेंट कोर्ट भी काम कर सकता है, अपीलेंट कोर्ट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो 10 रूल 10A 10B तीनों रिटर्न से रिलेटेड है। 10 नॉर्मल रिटर्न की बात कर रहा है, 10 से कह रहा है क्या कह रहा है कि एक बार डिफेंडेंट अपीयर हो गया उसके बाद रिटर्न की बात कर रहा है, और 10B क्या कह रहा है, अपीलेंट कोर्ट की बात कर रहा है। देखते हैं चलो, कह रहा है वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट उसके खिलाफ क्या चला गया, ऑर्डर के अपील में चले गए। द कोर्ट हियरिंग द अपील कंफर्म सच ऑर्डर, है ना। अब मान लो हुआ क्या, मानना ये कोर्ट था, इसने रिटर्न कर दी, इसने प्लेंट रिटर्न कर दी, पार्टी इस ऑर्डर के खिलाफ चलेगी अपील में, इस ऑर्डर के खिलाफ अपील में चलेगी। इस अपीलेट कोर्ट ने कंफर्म कर दिया सही करा, उसने ऊपर वाले कोर्ट ने बिल्कुल सही करा कि आपका रिटर्न कर दिया, क्योंकि उस कोर्ट को एक्चुअल में थी भी नहीं, जुडिक्शन नहीं थी, आप गलत कोर्ट में चले गए थे भाई साहब। तब क्या होगा ये बता रहा 10B, है ना। तब क्या होगा, तब ये होगा कि वही है कि एप्लीकेशन अगर वो लगाएगा तो क्या करेगा, उसे बता देगा काम करो मैं ना तुम्हारा काम सॉल्व कर देता हूँ, उस वाले कोर्ट में चले जाना और इस तारीख पे, है ना। क्या करेगा, ये जो अपीलेंट कोर्ट है, ये जो अपीलेंट कोर्ट है, ये क्या करेगा, एक कैसे लगा देगा कि 5 मार्च को रमेश के यहाँ तुम चले जाना, तुम गलती से सुरेश के यहाँ चले गए थे, तुम रमेश के यहाँ चले जाना, और ये लोग नोटिस में दोनों नोटिस भेज देता हूँ और अपने आप दोनों लोग वहां पहुंच जाना। ये अपीलेट कोर्ट भी कर सकता है,
अगर आप अपील में चले, ये बता रहा है। 10 में नॉर्मल सिंपल रिटर्न है, 10A में क्या है, डिफेंडेंट अपीयर होगा उसके बाद रिटर्न है। 10B में अगर आप उस रिटर्न के ऑर्डर के खिलाफ अपील में चलेगा और कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक करा उन्होंने, तो फिर वो बता भी देगा कि ऐसा इसकी जगह वहां जाओ आप और ये ऐसे कर लेगा। ठीक है, मैं नोटिस भी देता हूँ, दोनों लोग वहां पहुंच जाना, डेट फिक्स कर देगा। ठीक है ना, ये था रिटर्न ऑफ प्लेट 10, 10 से 10B। अब आता रूल 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन ऑफ प्लेट। रिजेक्शन ऑफ प्लेट 7/11 की एप्लीकेशन लगाइए, 7/11 की एप्लीकेशन लगाइए, बहुत बार सुना गया है, बहुत बार सुना गया है ना, कि क्या है, वकील बहुत बोलते हैं क्या किया है, 7/11 की एप्लीकेशन लगाइए, रिजेक्ट करवा देंगे उसकी, दूसरे का वकील ऐसे करते हैं वहां पर। तो 7/11 की जो ना, और 7/11 में अगर तुम्हारा गया रिजेक्ट हो गई तो डिक्री होती है। अगर अपने सेक्शन 2 का 2 देखा हो, 2 देखा हो, तो डिक्री की डेफिनेशन लिखा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री। तो 7/11 में मान लीजिए रिजेक्ट हो, डिक्री हो जाएगी, दोबारा करना जाएगा तो रेसिड्यू डाउन हो जाएगा उसके ऊपर, है कि नहीं, डिक्री है ना, रेसिड्यू डाउन लग जाएगा। देखो क्या कह रहा है 7/11, 5 ऐसे आपको सिचुएशन ऐसे सर्कमस्टेंस बता रहा है जिसमें कि प्लेट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। ये सबसे ज्यादा मतलब किसी के लिए बहुत बुरा होता है रिजेक्ट। देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि द प्लेट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, ए वेयर इट डज नॉट डिस्प्ले द कॉज ऑफ एक्शन। बताओ, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं उस प्लेट से समझ में आ रहा। भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है मेरा ये राइट था, इस चीज से वायलेट हुआ है, ये आपका कॉज ऑफ एक्शन। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका राइट वायलेट हुआ है नहीं हुआ, कॉज ऑफ एक्शन ही निकल के नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा उस प्लेट का, तो फिर क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कॉज ऑफ एक्शन नहीं पता, दूसरा क्या कह रहा है कि वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। तो आपने क्या किया, आपने जो ना अंडर वैल्यू किया, मान लो कि आपका जो रिलीफ है सपोज करो कि 50 लाख का है ना, और आपने इसकी वैल्यू कम लगाई है, और कोर्ट ने जब आपसे कहा कि भैया 50 लाख के हिसाब से वैल्यू करो इसको, तो आपने फिर वो कराने, अब फेल हो गया करने में, 10 दिन का टाइम दिया था करानी, उठाएगा रिजेक्ट मार देगा आपका, है ना। और सी क्या कह रहा है कि वैल्यू तो आपने प्रॉपर करा मगर स्टैंप प्रॉपर नहीं लगाई, इनसफिशिएंट स्टैंप लगाई है ना, जो बोलते हैं कि इतना जो कोर्ट फी वगैरह जाती है जो इसकी है ना, तो वो स्टैंप पे जाती है, तो वो क्या है, स्टैंप पेपर आपने इनसफिशिएंट लगाया तो भी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो भी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। पहला कॉज ऑफ एक्शन पता नहीं लग रहा, दूसरा आपने अंडर वैल्यू किया, और तीसरा क्या किया, इनसफिशिएंट स्टैंप पेपर लगा दिया, तो क्या होगा, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। 3 इंपॉर्टेंट है। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय लॉ, मानिए लिमिटेशन से बाहर है ना, लिमिटेशन बार लग रहा है उसको, पता लग रहा है देखते ही, कैसे मान लो कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का केस था, 3 साल का लिमिटेशन टाइम होता है, आप करो 6 साल बाद, लिमिटेशन बार हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो ई क्या है, वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, आपने प्लेट को डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया तो बताइए, डुप्लीकेट में अगर आपने फाइल नहीं करा तो भी आपकी प्लेट क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एक कॉपी नहीं, 2 कॉपी नहीं है, डुप्लीकेट में फाइल करना। और एफ कह रहा है 6वां रीजन, लास्ट रीजन, कि वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, इसी ऑर्डर का रूल 9 जो है उससे अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, 6 है ना, आप देखो 6 याद कर लो, ऐसे कॉज ऑफ एक्शन नहीं समझ में आ रहा, लिमिटेशन 12, 2 ऐसे पकड़ लो, कॉज ऑफ एक्शन लिमिटेशन, कॉज ऑफ एक्शन लिमिटेशन, फिर 2 ऊपर के पकड़ लो, कौन कौन से, कि अंडर वैल्यू इनसफिशिएंट स्टैंप पेपर, आपने वैल्यू ठीक से नहीं लगा, पेपर ठीक से नहीं लगाया, और फिर क्या डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया। रूल 9 अगर पीछे जाके हम पढ़े इसको, कंप्लाई नहीं किया तो क्या कह रहा, रूल 9 में कह रहा है कि वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन टू बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 और ऑर्डर 5, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plain on plain paper as there are defendant within 7 days। कह रहा जितने डिफेंडेंट हो उतनी कॉपी आपको देनी है, सिंपल बात, रूल 9 ये कह रहा है
तो मान लो अगर 10 डिफेंडेंट हैं, अगर 10 डिफेंडेंट हैं 10 कॉपी लेंगे। अब ये आपने करा नहीं तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट में भी देनी है कोर्ट में, और यहाँ पे 10 डिफेंडेंट हो तो 10 कॉपी आपको देनी पड़ेगी, समझे। अगर ये सारे काम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो डिक्री बन जाएगी, डिक्री बन गई तो आपका तो एडजुडिकेटर लेयर द्वारा कर भी नहीं पाओगे, है ना। मगर देखो इसका रूल 13 देखो, रूल 13 क्या कह रहा है, कह रहा था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हियरिंग बिफोर मेंशन्ड shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। तो कह रहा है अगर रिजेक्ट हो जाए तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप फ्रेश शूट कर सकते हो। यहीं पर इन्होंने इसका क्या कर दिया, इंतजाम भी कर दिया। यहीं पर क्या कर दिया, इसका इंतजाम भी कर दिया आपका। जो 11 में रिजेक्ट हो रहा था कह रहा है कि आप फ्रेश शूट भी कर सकते हो, है ना। तो ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया, फ्रेश शूट डेटा नहीं लगेगा। फ्रेश शूट करने की पावर यही दे रहा है आपको, रेमेडी भी दे दी ऊपर की जगह। मगर क्या होगा, नुकसान तो बहुत होगा। वो रिजेक्ट होगा इसमें कोर्ट फी चलेगी, दोबारा कोर्ट फी लगानी पड़ेगी पूरी, समझ रहे हो आप। और एक और ये भी दिक्कत किया, फ्रेश शूट करने गए पता है तब तो आप लिमिटेशन बार नहीं हो रहे थे, मगर जो 1 महीना निकल गया उसकी वजह से लिमिटेशन बार हो गए। ये भी तो हो सकता है, अब लिमिटेशन बार हो सकता है, अब तक नहीं, तब किसी और वजह से कॉज ऑफ एक्शन दिख रहा था, कॉज ऑफ एक्शन दिखने लगा तो लिमिटेशन खत्म हो गई। ये भी हो जाता कभी कभी। तो ये है इसमें ऑर्डर 7, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, रिजेक्शन हो गया, रिटर्न हो गया, है ना। अब देखो ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 बोले तो WS रिटर्न स्टेटमेंट की बात। WS में इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका सेट ऑफ काउंटर क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। एक काम कर रहे हैं ना, आज की इस क्लास में खत्म करते हैं। मैं कल ना इस क्लास को, कल सीपीसी दोनों क्लास सीपीसी लूंगा 5 बजे से, 5 से 6 से जब से लूंगा, दोनों क्लास सीपीसी लूंगा, फिर एक साथ ना सीपीसी खत्म कर लेंगे, है ना। कुछ काम है अभी, थोड़ा सा कुछ ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। आप ऑर्डर 8 से कल शुरू करता हूँ।